Events presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. सिमधामी ने की हर की पैड़ी में मां गंगा की पूजा, जल अभिषेक कर लिया मां गंगा से आशीर्वाद, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। केदारनाथ धाम की यात्रा फिर से शुरू, पैदल मार्ग बाधित होने के कारण अस्थायी रूप से रोकी गई थी यात्रा, मौसम और मार्ग की स्थिति देखकर ही करे यात्रा। रामनगर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों और समर्थकों में उत्साह, 2 दिन में अब तक 40 नामांकन दाखिल, 28 जुलाई को होगा मतदान। ऋषिकेश के आश्रम में भी हो रहे अवैध निर्माण, मानचित्र के विरोध कर रहे निर्माण कार्य, अवैध निर्माण को लेकर एनजीटी के पास से शिकायतें दर्ज। और पिथौरागढ़ में हत्या के मामले में फरार 2 आरोपी गिरफ्तार, एक आरोपी पहले ही जा चुका है जेल, मामले की अग्रिम जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। रामनगर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशी और उनके समर्थकों में गजब का उत्साह है। ऐसे बीच 2 दिनों में अब तक कुल 140 नामांकन हो गए हैं, जिनमें क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 54, प्रधान के लिए 80 और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 6 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। वहीं रामनगर विकासखंड के चुनाव अधिकारी अधिशासी अभियंता प्रिया सैनी ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत के दूसरे दिन 126 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव रामनगर विकासखंड में 133 बूथ बनाए गए हैं। मतदान 28 जुलाई की सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा और 31 जुलाई को सुबह 8 बजे से राजकीय महाविद्यालय सभागार में मतगणना होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए 4 काउंटर लगाए गए हैं। प्रत्येक काउंटर में एक एआरओ मौजूद है। तो 2 जुलाई तक हमारे जो नामांकन है, 14 नामांकन में प्राप्त हो चुके हैं और अभी प्रक्रिया जारी है। साथ ही मैं आपको बता दें और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इस बीच आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री धामी ने हर की पैड़ी में स्थित ब्रह्मकुंड पर राम मां गंगा की पूजा अर्चना की, मां गंगा का जलाभिषेक कर आशीर्वाद भी लिया। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना भी की, तो वहीं नदी उत्सव का भी किया शुभारंभ। सीएम धामी ने दिलाई नदियों की स्वच्छता की शपथ। कृपया अपने दोनों हाथ उठाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ दोहराते हुए संकल्प हम हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर आज मां गंगा की साक्षी में संकल्प लेते हैं भारत की समस्त नदियों का मां के समान सम्मान करेंगे एवं भारत की किसी भी नदी को प्रदूषित नहीं करेंगे। जय गंगा मैया। आग लगने से होने वाली अप्रिय घटनाओं को लेकर फायर स्टेशन अल्मोड़ा सजग नजर आ रहा है। फायर स्टेशन अल्मोड़ा में मानसून सीजन के दृष्टिगत आपदा उपकरणों का संचालन कर कार्यशीलता को जांचा गया है। सभी उपकरण कार्यशील पाए गए, साथ ही अग्निशमन व्यवस्था के संबंध में अन्य आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। अल्मोड़ा पुलिस द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित, प्रभावी और समन्वित कार्रवाई की जा सके, जिससे कि जनहानि और आर्थिक क्षति को न्यूनतम किया जा सके। ऋषिकेश में आरपीएस स्कूल के सामने एक वेडिंग पॉइंट में सुबह अचानक आग लग गई। आग लगने से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई, तो वह स्थानीय लोगों की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे फायर कर्मियों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग पर काबू पाने के लिए ऋषिकेश के दमकल विभाग ने हरिद्वार और नरेंद्र नगर से 5 अतिरिक्त फायर टेंडर को भी मौके पर बुलाया। आग लगने की घटना की सूचना से आरपीएस स्कूल ने सुरक्षा को देखते हुए आज छुट्टी कर दी है। फायर विभाग में जब तक
तक आग पर काबू पाया, तब तक वेडिंग पॉइंट पूरी तरह से जलकर राख हो गया। वेडिंग पॉइंट में खड़ी एक मोटरसाइकिल और 4 वाहन भी जलकर खाक हो गए। अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह नुकसान लाखों रुपए का हुआ है। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगने की जानकारी मिल रही है। घटना की सूचना पर कोतवाल प्रदीप राणा, सब इंस्पेक्टर नवीन डंगपाल और फायर अधिकारी सुनील सिंह अपनी टीम के साथ आग बुझाने तक मौके पर डटे रहे। तो वहीं अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। MRS सेंटर में पिछले 2 महीने से कूड़े का उठान नहीं हो पाया है, जिससे वहां पर कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए हैं, जिसकी दुर्गंध से 42 परिवार पर महामारी का खतरा पैदा हो गया। यहां पूरे शहर कूड़ा एकत्रित किया जाता है, जिससे कि बाद में ट्रक के द्वारा इसे दूसरे शहर भेजा जाता है। लेकिन पिछले 2 माह से कूड़ा नहीं उठने से यहां पर दुर्गंध के साथ ही मक्खी और मच्छर पैदा हो गए हैं, जिससे यहां निवास करने वाले लोगों को आए दिन अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। लेकिन अभी तक न तो यहां से कूड़े का उठान हो पाया है और न ही दवाइयों का छिड़काव हो पाया है। चुनाव के समय अक्सर नेताओं द्वारा यहां की व्यवस्थाओं को ठीक करने के आश्वासन दिया जाता है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। IDH बिल्डिंग के पास यहाँ पर जो है MRF सेंटर भी है, बायोमेथिन प्लांट भी लगा हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि लगभग 2-2.5 महीने से यहाँ से कूड़ा नहीं उठा है। भारी दुर्गंध के बीच हम भी यहाँ पर खड़े हैं, सांस लेना मुश्किल हो गया है। अब देखते हैं कि छोटे बच्चे भी यहाँ पर हैं, किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत ही पीड़ादायक इनका जीवन है इस समय। हम जबकि मौके पर मौजूद है, यहाँ से जो पर्यटक जाते हैं, जो वाहन जाते हैं, तो पर्यटकों के वाहन भी दुर्गंध में यहाँ से जब गुजरते हैं तो उन्हें काफी जो मसूरी की छवि है लगातार धूमिल हो रही है। हमारे साथ में है जो महिला है, एक उनकी गोद में एक बच्चा भी, आप दिखा आइए, हमसे बातचीत भी करेंगे। आपका 20-25 साल से रह रहे हैं, जब से हम यहाँ आए तब तक यही गंदगी है हमारे पास। कितने भी अधिकारी आए, हमने सबसे बोला कि हमारे घर के आगे से ये गंदगी हटा दो, हटा दो। किसी ने पैक किया तो दूसरी जगह फेंकना चालू कर दिया। आप 2-3 महीने से वो उठाए नहीं, बंद कर दिया उन लोगों ने। हमसे खाना भी नहीं खाया जाते। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, दूध में अगर मक्खी भी गिर गए तो वो दूध भी बंद। पिथौरागढ़ में चाकू से वार कर हत्या करने के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। मामले में मुख्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। मामले का खुलासा एसपी रेखा यादव ने किया है। उन्होंने बताया है कि घटना 7 जून 2025 की है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया था और 25 जून को मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस बीच मामले में 2 आरोपी अभी फरार चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए 10-10 हजार रुपए का इनाम भी रखा गया था। आज पुलिस टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। मामले में पुलिस ने अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। क्षेत्र में 7 जून को हुए हत्याकांड के संबंध में पूर्व में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी थी, परंतु 2 अभियुक्त अभी तक हमारी गिरफ्त से बाहर थे। टीमें जो गठित की गई थी वो लगातार उसकी गिरफ्तारी हेतु उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में हमें कल एक बड़ी सफलता मिली। भागे हुए दोनों अभियुक्त कल हमारे द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा चूंकि अपनी पहचान को छुपाने के भरसक प्रयास किए गए थे और उसका लाभ उठाते हुए विभिन्न स्थलों पर भ्रमण कर रहे थे और पुलिस की नजर से बचे हुए थे, परंतु मुखबिर द्वारा एक सूचना हमारे साथ साझा की गई, जिसमें अभियुक्त के इंडिया की तरफ होने संबंधी हमें तथ्य प्राप्त, जिस पर हमने पुनः अपने टीमों को मामूल किया और कल इसी क्रम में हमें झूला पुल के पास कोतिला नामक स्थान के आसपास अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के उपरांत कार्रवाई पूर्ण कर अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पौड़ी पुलिस और साइबर सेल टीम की तत्परता से पीड़ितों को ठगी की धनराशि वापस लौटाई गई है। पौड़ी एसएसपी लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर साइबर ठगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए साइबर सेल आमजन की शिकायतों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई कर रहा है। पुलिस ने विगत दिनों में आमजन से धोखाधड़ी की हुई धनराशि को सफलतापूर्वक वापस दिलाने का कार्य किया है, तो वहीं ऑनलाइन ठगी के विभिन्न मामलों में त्वरित तकनीकी कार्रवाई करते हुए पीड़ितों की शिकायतों का समाधान कर उन्हें राहत प्रदान की गई है। तो वहीं साइबर सेल पुलिस टीम ने वर्तमान में हुई 3 साइबर ठगी के मामलों पर कार्रवाई कर आमजन को उनकी खोई हुई धनराशि वापस दिलाई है। साइबर पुलिस टीम द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई से तीनों मामलों में 40,711 रुपए की धनराशि को पीड़ित के खातों में वापस कराया गया।
दूसरे खाते में। मेरे साथ 10 अप्रैल 2025 को एक घटना घटी। मैंने अपने किसी रिश्तेदार के खाते में पैसे मोबाइल फोन द्वारा भेजने थे, जिसमें एक गलत नंबर जाने से वो किसी दूसरे खाते में, जिसका नाम सोनू कुमार था, उसके खाते में पैसे ट्रांसफर हो गए। और जब मेरे को पता चला तो मैं तुरंत अपने निकटतम थाने में गया। उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा सहयोग किया और उन्होंने तुरंत उसकी कार्रवाई 1930 पर की, जो साइबर क्राइम कोटद्वार में हुई, और उन्होंने मेरे साथ सहयोग किया। उन्होंने उस आदमी के खाते को, जिस खाते में मेरे से पैसे गए थे, उस खाते को फ्रीज कर दिया। जब साइबर क्राइम वालों ने उसे दबाव बनाया, ट्रेन थाने ने दबाव बनाया, तो उसने मेरे पैसे वापस भेज दिए। कृपया ध्यान रखें, आपके साथ भी कभी ऐसी घटना होती है तो 1930 पर कॉल करें और अपने पैसे सुरक्षित वापस दें। उत्तराखंड जल संस्थान के अधिकारियों द्वारा नगरपालिका कर्मचारियों के आवास के पानी के कनेक्शन काट दिए गए हैं, जिस पर भारी हंगामा हो गया है। मौके पर पहुंचे नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी ने जल संस्थान के कर्मचारियों और अधिकारियों को बिना पूर्व सूचना के पानी के कनेक्शन काटने को लेकर नाराजगी व्यक्त की है और शीघ्र पानी के कनेक्शन जोड़ने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि नगरपालिका के कर्मचारियों के आवास पर उत्तराखंड जल संस्थान के अधिकारी पहुंचे और उन्होंने 3 घरों का पानी का कनेक्शन काट दिया, जिस पर नगरपालिका के कर्मचारियों द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है और इसकी सूचना अधिकारी अधिशासी को दी गई है, जिसके बाद जल संस्थान के अधिकारियों से वार्ता की गई है और पानी के कनेक्शन जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता अमित कुमार ने कहा है कि नगरपालिका द्वारा उन्हें कार्यालय के लिए जमीन आवंटित की गई थी। काफी लंबे समय बाद जब उन्हें जमीन नहीं दी गई तो पानी के कनेक्शन काट दिए गए। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी तनवीर सिंह मारवाह ने कहा है कि जल संस्थान की कार्यवाही निंदनीय है। बिना पूर्व सूचना के पानी के कनेक्शंस काट दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण से नगर पालिका के कर्मचारियों में भी रोष व्याप्त है। मेरे भी संज्ञान में जब मैं ऑफिस आया तभी मुझे पता चला कि जल संस्थान द्वारा नगर पालिका के जो 3 आवास हैं जहां पे कर्मचारी हमारे रहते हैं, उनके पानी के कनेक्शन काट दिए हैं। तो ये बहुत ही मतलब दुखद और बहुत गलत घटना थी। मैंने उनके एक्सीएन साहब, उनके जब समस्त जो अभियंता थे, उनसे बातचीत हुई, वो वहीं पर मौके पर मौजूद थे। तो उनके द्वारा न तो नगर पालिका के कार्यालय में कोई लिखित इस चीज का अवगत कराया गया, न ही अध्यक्ष महोदया को अवगत कराया गया, न ही मुझे फोन पर ही अवगत कराया गया, जिस कारण के हमारे कर्मचारियों में भी बहुत रोष की स्थिति उत्पन्न हो गई। और मेरे द्वारा फिर इनसे मुलाकात की गई तो ये इनका कहना था कि ये जमीन आवंटित हो रखी है और हमारे 3 कर्मचारियों को हमने आवास बनाकर दे रखे हैं। बट अभी हमने इनसे बात की कि तरीका ठीक नहीं था। अगर इस तरीके से होगा तो फिर नगर पालिका, क्योंकि ये 2 डिपार्टमेंट्स के बीच का एक दूसरे के सहयोग से काम करते हैं, तो इनको भी मंडे या ट्यूसडे को हमने बुलाया है। ये अपना प्रॉपर एक आवेदन देंगे। इसके बाद अध्यक्ष महोदया के साथ हम वार्ता करके एक इसका समाधान निकाला जाएगा, एक टाइमलाइन बनाई जाएगी, उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। प्रस्ताव चाहे 3 बारी हो रखा हो, चाहे 4 बारी हो रखा हो, किसी भी डिपार्टमेंटल प्रोसीजर ये है कि आप किसी को एविक्ट कराएंगे या कुछ भी कार्रवाई करेंगे तो पहले अवगत कराएंगे। वो कोई अतिक्रमणकारी तो है नहीं, वो तो नगर पालिका के कर्मचारी हैं और वो हमारी ही बिल्डिंग है, नगर पालिका के बोर्ड द्वारा ही दी गई है। तो बिना बोर्ड को अवगत कराए, बिना अधिशासी अधिकारी को अवगत कराई कार्रवाई करना ठीक नहीं है जी। नहीं तो रोष होना तो स्वाभाविक है। जब किसी ऐसे कर्मचारियों को आकर के कोई ऐसे पानी के कनेक्शन काट देगा तो ठीक नहीं है वो चीज। काट दिए वो प्रकरण ये था कि मीन्स हमारे जो जमीन हमारी है हम अलॉट कर रखे हैं और हमें ये दे नहीं रहे हैं बहुत दिन से, इस वजह से काट दी गई थी। लेकिन मैं बोल दिया हूँ फिर से जोड़ने के लिए। अब काटा मत समझिए, जोड़ने के लिए बोल दिया हूँ मैं। हुई कि मीन्स कि कनेक्शन जोड़ देते हैं हम अभी, और इसके बाद हमें वो बोले मंडे को बैठक बुलाए हैं कि मंडे को हम आवंटन देने के लिए हमें जमीन तैयार है। वो बहुत बार जारी किया था। मीन्स हम हमेशा आते थे, मैडम से मिलते थे और मैडम बोलती थी कि जो भी होगा हम कर रहे हैं 10-15 दिन में, 10-15 दिन टाइम लेती थी, फिर हुआ नहीं अभी तक। तो मजबूरी के समय यहाँ आना पड़ा। वो ठीक है, वो तो जोड़ दिया हूँ। तो आप उस कटक क्यों समझ रहे हैं? मैं तो बोल रहा हूँ कि जुड़ी है वो, किया ना, फिर जुड़ रहा है वो।
केदारनाथ धाम की यात्रा बीते दिन छौड़ी गधेरे क्षेत्र में पैदल मार्ग बाधित होने के कारण अस्थायी रूप से रोकी गई थी, जिसके बाद स्थिति ठीक होने पर अब यात्रा फिर से सुधार कर दी गई है। जिला प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के समन्वय से मार्ग की बहाली के बाद यात्रियों की आवाजाही को फिर से शुरू कर दी गई है। सोनप्रयाग शटल पार्किंग क्षेत्र में गिरे बोल्डर और मलबे की सफाई के बाद मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया है। हालांकि गौरीकुंड से 1 किलोमीटर आगे छौड़ी गधेरे क्षेत्र में आए भारी मलबे और पत्थरों के कारण पैदल मार्ग बाधित हो गया था और इस स्थिति को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत यात्रा को अस्थायी रूप से रोका गया था। लोक निर्माण विभाग द्वारा तत्परता से मार्ग की मरम्मत कराई गई। दोनों छोरों पर फंसे यात्रियों को सुरक्षा बलों, जिला पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और डीडीआरपीएफ की निगरानी में सुरक्षित पार कराया। सुरक्षा बलों ने यात्रियों को सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे मार्ग पर सुचारू रूप से आवागमन सुनिश्चित हो रहा है। श्रद्धालु सोनप्रयाग से शटल सेवा के माध्यम से और मुनकटिया स्लाइडिंग जोन क्षेत्र से पैदल यात्रा कर रहे हैं। प्रशासन की सतर्क निगरानी और सहयोग से केदारनाथ यात्रा पूरी तरह से पुनः प्रारंभ हो चुकी है। जिला प्रशासन ने यात्रियों से सतर्कता बरतने, मौसम और मार्ग की स्थिति पर आधिकारिक जानकारी के अनुसार ही यात्रा करने की अपील की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए अब जो है यात्रा को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है, अभी क्या कुछ तस्वीरें? मानसून जैसे सीजन आया तो कहीं ना कहीं जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहां बड़ी दिक्कत होती है। वही जो चारों धाम यात्रा है वो भी इस मानसून में बहुत डिस्टर्ब भी हो जाती है और हेलीकॉप्टर सेवा पिछले काफी दिन से बंद हो गई थी क्योंकि मौसम लगातार खराब हो रहा था और बरसातों के समय वैसे भी मानसून आता है तो हेलीकॉप्टर सेवा रोक दी जाती है। तो अब हम कहें कि लगातार जब ज्यादा बारिश होती है तो कहीं ना कहीं मलबा आ जाता है, रोड स्लॉप हो जाती है, पानी जा जाता है, तो कहीं ना कहीं बीच बीच में यात्रा रोकी जा रही है। जिला प्रशासन को राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को ये जिम्मेदारी दी है कि जैसे आप ठीक समझे कि अगर स्थिति अनुकूल है तो यात्रा ठीक रखे, कहीं जहाँ डिस्टर्ब होता है तो उसको समय पे श्रद्धालुओं को ऐसी जगह रोक दिया जाए जहां उनकी सारी व्यवस्था हो सके। तो इसी चीज को लेकर कभी यात्रा चलती है, कभी रुक जाती है, लेकिन अब यात्रा फिर जो पैदल मार्ग है वो चल रहा है। लेकिन सारी टीमें, चाहे जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, पुलिस के जवान है, वो पूरी चौकसी बनाए हुए, निगरानी बनाए रखे हुए हैं, जिसमें कहीं अगर कोई दिक्कत आए तो तत्काल उसमें पहुंच के श्रद्धालुओं की जो कोई दिक्कत परेशानी है उसको एकदम सॉर्ट आउट किया जा सके। तो कुल मिला के गए फिर यात्रा चल रही है, लेकिन ये ऐसे ही होता है। स्पष्ट एक आदेश जो है कि आप मौसम की जानकारी लेके आए, अगर मौसम कहीं खराब होगा, कहीं होगा, तो इसलिए आप उस समय में यात्रा ना करें और कहीं ऐसे स्थान पर रहें जहां आपके लिए सभी व्यवस्था सकुशल हो सके। जानकारी के लिए और वही जनपद उधम सिंह नगर की सुरक्षा को लेकर एसएसपी मणिकांत मिश्रा एक बार फिर से अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बताते चले जहां पर देर रात एसएसपी काशीपुर पहुंचे और कोतवाली में पुलिस अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। लंबित और पुनर्विवेचना अधीन मामलों की गहन समीक्षा की है। अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, उच्च गुणवत्ता के साथ विवेचनाओं का शीघ्र निस्तारण करें। पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाकचौबंद रखें। कांवड़ मेले में बरते विशेष सतर्कता, कानून व्यवस्था बनाए रखें। एसएसपी ने काशीपुर क्षेत्र का भ्रमण किया, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। महत्वपूर्ण चौक चौराहों और रात्रि चेकिंग में नियुक्त पुलिस बल को भी ब्रीफ किया। यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखे और एसएसपी ने मुख्यालय पर स्तर के अभियानों का भी समीक्षा किया। साइबर अपराधों की रोकथाम और ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत कड़ी कार्रवाई करें। और भाई ऋषिकेश में आश्रम भी अब अवैध निर्माण करने से पीछे नहीं है। जी हां, आपको बताते चले आश्रम भी अब अवैध निर्माण करता हुआ नजर आ रहा है। धर्म रक्षक आश्रम में भी पैसा कमाने की होड़ में मानचित्र के विरुद्ध कर रहे निर्माण कार्य। हरिद्वार रोड कोयल घाटी स्थित आश्रम में कमरे बनाने का मानचित्र पास कराकर हो रहा दुकानों का निर्माण। इस अवैध निर्माण को लेकर सोशल मीडिया में चर्चाएं भी जारी है, जहां अवैध निर्माण को लेकर एमडीडीए में भी कई शिकायतें दर्ज हुई हैं। अवैध निर्माणों पर वीसी बंशीधर तिवारी और सचिव बर्निया के सख्त आदेशों के बावजूद भी आश्रम के अवैध निर्माण पर मूक दर्शक बना एमडीडीए। शिकायतों के बावजूद भी क्या साठगांठ के कारण कार्रवाई
ठंडे बस्ते में है, ये भी सवाल है। और इसके साथ ही किस दबाव और सेटिंग गेटिंग के खेल में ऋषिकेश एमडीडीए नहीं कर रहा कार्रवाई। कमरे बनाने का मानचित्र पास कराकर बन रही दुकानों पर क्या एमडीडीए नियमों के तहत कार्रवाई करेगा। और ऐसे में कई तरह के सवाल यहां पर देखिए उठ रहा है, जहां क्या सहायक अभियंता शशांक सक्सेना एमडीडीए के नियमों की साख बचाने के लिए करेंगे इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई। मानचित्र के विरुद्ध बन रहे इस निर्माण कार्य पर शशांक सक्सेना से बड़ी कार्रवाई का इंतजार है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, बताइए, देखिए लगातार अब इस तरह की शिकायतें भी आ रही थी और आश्रम भी अब पीछे नहीं है अवैध निर्माण में। हाँ सपना, बिल्कुल सही कहें। लगातार हम देखते रहते हैं कि अवैध निर्माण पे सभी लोग तो करते रहते ही हैं अवैध निर्माण, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि काफी चीजें पिछले दिनों काफी सोशल मीडिया पे यहाँ पर लगातार देख रहे हैं कि लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लगातार लोग शिकायत भी कर रहे थे और कई लोगों ने इस विषय को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया था कि यहाँ पर कोयल घाटी के पास आश्रम है, वहां पर उन्होंने अपने कमरे रहने के लिए या यात्री के घर के लिए कमरे मानचित्र पास करवाया था एमडीडीए से, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उसकी जगह वो कमरे तो नहीं है पर काफी सारी वहां पर दुकानें बना दी। मतलब एक तरह से पूरी कमर्शियल एक्टिविटीज हो चुकी है, क्योंकि कमरे जो होते हैं आश्रम के लिए वो रेजिडेंशियल उसमें आते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो धर्म से जुड़े हुए आश्रम है कहीं ना कहीं अब वो भी अवैध निर्माण पे आगे दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, नियम कानून कोई समझ ही नहीं रहा है यहाँ पर। और लगातार हम कहें जो एमडीडी के वीसी है, सचिव है, लगातार उन्होंने निर्देश दे रखे एमडीडी ऋषिकेश कार्यालय को कि कोई भी अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि अब ये जो विभाग है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, इसमें किसी प्रकार की ढिलाई न बच जाए। लेकिन उसके बावजूद देख रहे हूँ कहीं ना कहीं अब नियमों की होगा कि आखिरकार अवैध निर्माणों पर कब कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित उत्तरी क्षेत्र मंत्रियों के सम्मेलन में शिरकत की। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं देहरादून का, जहां मुख्यमंत्री धामी सम्मेलन में उपस्थित विभिन्न राज्यों के मंत्रियों और अधिकारियों को संबोधित कर रहे हैं। दिन अभी जैसा राममोहन जी ने बताया कि मेरे लिए भी आज ये विशेष दिन है, क्योंकि आज से ठीक 4 वर्ष पूर्व मुझे उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में मेरी पार्टी ने जिम्मेदारी मेरे लिए तय की। और इन 4 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन से अनेकों चुनौतियां हमारे सामने आई और हर बार ईश्वर की कृपा से वो चुनौतियां हमारे लिए अवसर बन गई। और जैसा अभी राममोहन जी कह रहे थे, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए, इसी भावना के साथ उत्तराखंड के स्वाभिमान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का निरंतर हमने प्रयास किया है। साथियों, ये आज हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज के इस अवसर पर हमें उत्तर भारत के नगर विमानन मंत्रियों के इस महत्वपूर्ण सम्मेलन की मेजबानी करने का अवसर मिल रहा है। सच में हमारे लिए तो बड़ा उत्सव जैसा है कि इतने सारी सेवा प्रदाता लोग भी यहाँ पर हैं और मंत्री भारत सरकार श्री राममोहन नायडू जी स्वयं यहाँ पर आज इसको पूरा इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और आदरणीय मंत्रीगण सभी राज्यों के यहाँ आए हुए हैं। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और नगर विमानन मंत्री श्री राममोहन नायडू जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व में देश का आज ये क्षेत्र हमारा न केवल अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छू रहा है, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी सहज और सुलभ बन रहा है। और इस महत्वपूर्ण आयोजन हेतु उत्तराखंड का चयन इस बात का भी प्रमाण है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा देश के दूरस्थ, दुर्गम और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों को भी
हवाई सेवाओं से जोड़ने का गंभीर प्रयास लगातार किया जा रहा है। साथियों, एक समय था जब हवाई यात्रा को केवल कुछ विशिष्ट श्रेणी के लोगों के लिए और संपन्न वर्ग के लोगों के लिए माना जाता था, या ये सेवाएं कुछ एक वर्ग तक ही सीमित होती थी। परंतु आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हवाई यात्रा आम आदमी की यात्रा बन चुकी है। आज भारत जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी विमानन अर्थव्यवस्था बन गया है, उसका कारण आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई उड़ान योजना है। 2016 में उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक प्रारंभ कर देश के नागरिक विमानन के क्षेत्र में नई क्रांति का सूत्रपात किया गया था। इस योजना के माध्यम से जहां एक और छोटे शहरों से लेकर दूरस्थ क्षेत्रों तक हवाई नेटवर्क से जोड़कर आम नागरिकों को सस्ती दरों पर हवाई सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, वहीं इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था, पर्यटन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।